हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग यूपीपी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। ये यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम लोग केवल सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं वो हम लोग देखेंगे। और जो कि अभी हाल ही में जो यूथ कंपटीशन का जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कि केवल सामान्य अध्ययन के 50-50 मतलब 50 प्रैक्टिस और रीजनिंग के अलग हैं, हिंदी के अलग अलग हैं इसमें। तो इसी में हम लोग और ये एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 38 प्रश्न हैं। तो और सामान्य अध्ययन के ईपीपी में इतने ही प्रश्न आते भी हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 2 तक कंप्लीट कर चुके थे और वो प्लेलिस्ट में है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें उसे पुनः देख सकते हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। और देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और कोई ज़रूरी सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए। तो देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न कह रहे हैं कि ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण अर्थात ऊष्मा का हस्तांतरण जो है ना की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठोस पदार्थों में पूछ रहे हैं। तो इसमें पहला जो कह रहा है कि ऊष्मारोधन द्वारा या विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या चालन द्वारा। तो देखिए, पदार्थों में जो ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है ना, ये चालन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंक फ्रैंक विल्टन द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विल्टन द्वारा। तो विद्युत चुंबकत्व, ऊपर करते हैं इसको जरा। क्या ये विद्युत चुंबकत्व या बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास या विद्युत प्रवाह प्रेरण या जेट इंजन? तो देखिए, ये जेट इंजन का आविष्कार जो है ना फ्रैंक विल्टन के द्वारा किया गया था। और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। और देखिए, एक प्रश्न यहाँ से पूछता है ना, जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखिए, जेट इंजन जो है ना ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो ये कह रहा है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या चांदी। तो देखिए, ऐसी धातु है ना जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है ना, उस सभी धातुओं को क्या कहते हैं, सुचालक धातुएं कहलाती हैं। और सुचालक धातु में ना चांदी जो है ना ये विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला है कि जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या गांधी से? तो देखिए, जातक कथा है ना महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के ना लोकप्रिय कहानियां हैं। और इनमें बौद्ध धर्म के ना सभी मतों को संरक्षित किया गया है और इनमें लगभग 35 कहानियां हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 5 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ जो रामायण है इसकी रचयिता जो है ना वाल्मीकि हैं। और ये वाल्मीकि द्वारा ही संस्कृत का मतलब संस्कृत में लिखा गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये कौन सा है? पारा, ब्रोमीन, सोडियम या हीलियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो देखिए, ब्रोमीन एक अधात्विक है और ये कक्षीय तापमान पर ना द्रव अवस्था में रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और देखिए, ये कहने के लिए बस यूपीपी का है, मतलब यूपीपी का तो है ही प्रैक्टिस है, लेकिन जितने लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे ना उनके लिए भी ये क्या है, बेहद जरूरी है। क्योंकि यूपीएसआई और यूपीपी लगभग सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं लगभग सेम ही होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नेक्स्ट कर रहा है कि CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र क्या है? तो इसका क्या नाम है? ब्यूटानोइक अम्ल, मिथानिक एथोनोएट, एथिनिल एथोनोएट या प्रोपेनोइक अम्ल? तो देखिए, किसी तत्व के नाम को ना संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए ना एक अक्षर या समूह को एक तरह से इनको रासायनिक संकेत कहते हैं। और ये जो CH3 COO CH2 CH3 है ना, ये एथिल एथोनोएट का, एक मिनट, इसको क्या है, तो देखिए ये क्या है ना कि ये ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र है। किसका? ब्यूटेनोइक अम्ल का। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध, क्या है, चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? नगोया प्रोटोकॉल, कार्टागेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल? तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ना 2030 तक, कितना, 2030 तक ना चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग को एक तरह से समाप्त करना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर
सी इसका सही हो जाएगा। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या भोसले? तो देखिए छत्रपति शिवाजी जो है ना ये भोसले राजघराने से संबंधित है। किसके? भोसले राजघराने से, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, ये कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन, क्या है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले या श्री नारायण? तो देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ना अखिल भारतीय हरिजन संघ, जिसे हरिजन सेवक संघ की भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1932 में किया था। किसने किया था? अर्थात महात्मा गांधी ने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? टी एस सरस्वती अम्मा, किशोर मोहन गांगुली, वल्लभाचार्य या पंडित राम अवतार शर्मा? तो देखिए महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय थे किशोर मोहन गांगुली। कौन थे? किशोर मोहन गांगुली, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोडाक या धारदुला? तो देखिए कोडाक का सूर्य मंदिर ना भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के एक तरह से कोडाक में स्थित है। और तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और एक प्रश्न ये भी पूछा है कि इसको बनवाया किसने था? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए नरसिंह देव ने इसे बनवाया था। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसे, मतलब नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 13। तो ये कह रहा है कि विज्ञान के निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? तो फार्माकोलॉजी, स्पेनोकोलॉजी, रियूमेटोलॉजी या एनेस्थेलियोलॉजी? तो देखिए विज्ञान के ना ये स्पेकोनोलॉजी जो है, क्या है स्पेकोनोलॉजी, इसको ना शरीर के आंतरिक अंग भी कहा जाता है। तो इसी के अंतर्गत ना अंग, मतलब आंत के अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है कि जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, बेरी, आंतरी अंधत्व या पेलाग्रा? तो देखिए हरी सब्जियों में ना विटामिन ए चूंकि बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, और हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से ना शरीर में विटामिन ए की एक तरह से कमी हो जाती है, जिससे रतौंधी, और इसी को रात्रि अंधत्व रोग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसी की मतलब विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधत्व अर्थात विटामिन ए अर्थात रतौंधी की, और मतलब कहने मतलब रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो देखिए मोहिनी अट्टम जो ना केरल की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, और ये कथक कली से चूंकि अधिक प्राचीन है, चूंकि तो कहने मतलब कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि RERA, रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रेरा शब्द, ठीक है, रियल इस्टेट अथॉरिटी, रियल इस्टेट रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या रियल इस्टेट रिव्यू अथॉरिटी, या रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी? तो देखिए रेरा शब्द का पूर्ण रूप हो जाएगा, ये होगा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, जायद फसल के मौसम के दौरान होती है? शरद, ग्रीष्म, शीत या वर्षा? तो देखिए जायद फसल जो है ना ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। किसके दौरान? ग्रीष्म ऋतु के दौरान। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो देखिए गन्ने का ना भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की उत्पादन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? शीत शरद ऋतु, उष्ण कटिबंध या शीत तटवर्ती? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा कालाहारी ना विश्व का एक विशाल मरुस्थल है, ये सभी लोग पता है, और ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। क्या? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसी को मतलब, एक मिनट, हाँ नहीं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? घाना, विषुवत रेखीय प्रदेश, सहारा या मोरक्को?
तो देखिए पिग्मी जो है ना, ये मध्य अफ्रीका के विषुवत-रेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली एक तरह से जनजाति है। और कहाँ, एक मिनट इसको, हाँ, तो विषुवत-रेखीय प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा जो वन है ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसलिए अच्छा, मध्य प्रदेश इस ऑप्शन में दिया भी नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश, अब इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर, चूंकि मुझे भी नहीं पता है कौन सा राज्य है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है अरुणाचल प्रदेश ही होना चाहिए इन दोनों राज्यों में, ठीक है। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 कर है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर गुजरती है? मूसी, गुरुपारा, गिनचिल या नेत्रवती? तो देखिए मूसी नदी जो है ना, ये कृष्णा की सहायक नदी है, और इस नदी का स्रोत जो देखा जाए ना, तो अनंत गिरी जो पहाड़ी है वहां से, और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसी नदी के किनारे ना हैदराबाद शहर बसा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, कृष्णा या महानदी? तो देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना ना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर ना कृष्णा नदी पर बनाई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य, लेख, कला व संस्कृति, खेल प्रशिक्षण या समाज सेवा? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था ना 1985 से हुआ था। कब? 1985 से किया गया था, और इसमें ना उन विख्यात कोचों को शामिल किया, मतलब एक तरह से सम्मानित किया जाता है ना, जिन्होंने खिलाड़ियों एवं टीमों को सफलतापूर्वक एक तरह से प्रशिक्षित किया हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 8 मार्च, 27, 7 अप्रैल, 21 जून या 4 जुलाई? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो ना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, और 7 अप्रैल 1948 में किए जाने के कारण ही ना 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवदास के लेखक कौन है? तो बहुत ही कॉमन प्रश्न है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए देवदास के जो लेखक थे ये कौन थे? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? तो देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में ना प्रस्तावना कितनी थी? 395, अनुच्छेद 22 और 8 अनुसूचियां थी। कहने मतलब संविधान का अधिकांश भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए कर दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति क्या है? तो देखिए भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए भारतीय संविधान, प्रश्न संख्या 28 है ना, देखिए कैबिनेट मिशन के एक तरह से सिफारिशों के आधार पर देखा जाए, मतलब कैबिनेट मिशन के आधार पर देखा जाए, तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये जुलाई 1946 में हुआ था, और जिसमें ना संघ समिति के जो अध्यक्ष थे ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? संघ 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 शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की संरक्षा करने का प्रयास करेगा? तो ये कहता है आपका, ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 12? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 1980, 1020 या 915? तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से देखा जाए ना, तो इसमें 18 मंडल हैं, 4 संभाग है, 75 जिले हैं, 915 नगरीय निकाय हैं। कितने? 915। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और कुछ लेटेस्ट अपडेट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 31 कि कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या?
तो देखिए कबीर संत संत कबीर का जन्म जो हुआ था ना, ये मतलब ये 1398 हुआ था। कब? 1398। हालांकि ये विवादास्पद है, लेकिन 1398 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या मदन मोहन मालवीय, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नाम 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक देखा जाए ना, तो ये मदन मोहन मालवीय थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 33। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, या हिंदी। तो देखिए उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में ना पहली बार राजभाषा हिंदी को बनाया गया था। उसके बाद से ना 1989 में ये पूछता है, ये भी कब मतलब उर्दू को कब द्वितीय राजभाषा के रूप में बनाया गया था? तो 1989 में, और उर्दू को, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु पात्रता, या भाषा परीक्षण। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया में प्रमुख चरण देखा जाए तो भाषा परीक्षा चयन प्रक्रिया हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लिखित परीक्षा। तो ये आप सभी लोग देंगे, सभी लोग पता है। शैक्षिक योग्यता भी कुछ एग्जाम फॉर्म भरते समय मांगा था। आयु पात्रता ये भी था। शारीरिक परीक्षण ये फिजिकल जो होगा वो है ही, बस इसमें भाषा परीक्षण नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 35। तो ये कह रहा है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, या गोंडा। तो प्रश्न संख्या 35। देखिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों में ना एक तरह से पोटास की कमी पाई जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जौनपुर। अगला है कि दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया था? तो देखिए दिसंबर 2023 में ना बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवात, तो एक मिनट क्या है 36 है ना, सड़क एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने ना केरल में क्लासिक इंपीरियल नामक लग्जरी शिप को लॉन्च किया था। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अंतिम लास्ट प्रश्न है, नहीं अभी तो 37 है ना। दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया था? भारत, यमन, म्यांमार, या श्रीलंका। तो देखिए ये जिसकी इसमें जो भी करंट अफेयर दिया है काफ़ी ये पुराना दिया है। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 2023 में बंगाल में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया है। किसने? म्यांमार ने। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला कि दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया था? तो देखिए दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो अनावरण किया गया था ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखिए इसमें 38 प्रश्न थे। ये सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और सेट नंबर 2 तक प्लेलिस्ट में हर दिन नहीं देखें तो उसे जाके देख सकते हैं। और कोई ज़रूरी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और देखिए इसी चैनल पर यूपीएसआई के लिए भी हम लोग जो सामान्य ज्ञान और संविधान के प्रश्न हैं यूपीएसआई के लिए, उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी प्ले लिस्ट में है, और जो देखना चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं।